क्या आप जानते हैं कि जो कैल्शियम आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं वो असल में आपकी धमनियों को सख्त बनाकर आपके दिल के लिए खतरा बन सकता है। या ये सोचिए, क्या विटामिन डी की गोली अकेले लेना फायदेमंद होने की जगह आपको धीरे धीरे बीमार कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। आज हम पोषण की दुनिया की एक ऐसी ही छिपी हुई साझेदारी का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो और विलन का किरदार एक ही पोषक तत्व निभाता है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका साथी कौन है। तो आज हम गहराई से समझेंगे विटामिन डी और उसके एक गुमनाम लेकिन बेहद जरूरी पार्टनर विटामिन K2 MK7 को। ये एक ऐसी जोड़ी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन ये हमारी हड्डियों और दिल की सेहत के बीच का सबसे जरूरी पुल है। और हम इसे समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। हम कैल्शियम को एक ट्रैफिक की तरह देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ट्रैफिक डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में पूरे शरीर में जाम लग सकता है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आज की हमारी सारी जानकारी शरद मिश्रा द्वारा संकलित, शोधित और समीक्षित की गई है, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी है। हाँ, दूध पियो, पनीर खाओ, धूप में बैठो। बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सही कहा ना? ज्यादातर लोगों के लिए हाँ, कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अच्छा? देखिए, विटामिन डी का काम है हमारे खाने से कैल्शियम को सोखकर खून में लाना। वो एक बहुत ही कुशल गेटकीपर की तरह है। एक गेटकीपर? हाँ, जो कैल्शियम को शरीर के अंदर आने का रास्ता देता है। यहाँ तक सब ठीक है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? शरीर में कैल्शियम आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। दिक्कत ये है कि विटामिन डी एक बेहतरीन गेटकीपर तो है, लेकिन वो एक खराब गाइड है। खराब गाइड मतलब वो कैल्शियम को शरीर के अंदर तो ले आता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि खून में आने के बाद जाना कहाँ है। उसकी ड्यूटी बस गेट पर खत्म हो जाती है। लेकिन शरीर का सिस्टम इतना अधूरा क्यों लगता है? अगर विटामिन डी कैल्शियम को अंदर लाता है तो शरीर ने उसे सही जगह भेजने का इंतजाम साथ में क्यों नहीं किया? ये तो एक डिजाइन फ्लॉ जैसा लगता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये डिजाइन फ्लॉ नहीं, बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली का नतीजा है। पहले हमारे खाने में वो सारी चीजें होती थीं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती थीं। अब वो चीजें गायब हो गई हैं। ओके। तो होता ये है कि ये कैल्शियम जिसे हड्डियों और दांतों में जाना चाहिए था, वो खून में तैरता रहता है और गलत पते पर पहुंच जाता है। गलत पता मतलब कहाँ? मतलब हमारी धमनियों में, जो हमारे दिल से पूरे शरीर में खून पहुंचाती हैं, या फिर हमारी किडनी या दूसरे नरम ऊतकों में। कल्पना कीजिए कि पानी के पाइप में धीरे धीरे खारापन जमता जाता है और पाइप सख्त और संकरा हो जाता है। बिल्कुल, और फिर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और पाइप फट भी सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल वही होता है हमारी धमनियों के साथ। जब कैल्शियम वहां जमता है तो धमनियां सख्त और संकरी होने लगती हैं। अच्छा। इसे मेडिकल भाषा में वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सिर्फ पाइप का जाम नहीं है, ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे और स्ट्रोक का सीधा रास्ता बन सकता है। बाप रे। और यहीं पर इस कहानी के असली हीरो की एंट्री होती है। अच्छा, तो इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। ये हीरो है कौन जो कैल्शियम को सही रास्ता दिखाता है और इस खतरनाक ट्रैफिक जाम को क्लियर करता है? ये हीरो है विटामिन K2 और खास तौर पर उसका एक रूप जिसे MK7 कहते हैं। MK7? हाँ, उसका काम ही यही है। ये कैल्शियम का ट्रैफिक डायरेक्टर है। ये सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम सही जगह यानी हड्डियों में जाए और गलत जगह यानी धमनियों में ना जमे। इसे समझने के लिए चलिए आपके शरीर में चल रही एक कंस्ट्रक्शन साइट की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन साइट, ये मजेदार होगा। तो देखिए, विटामिन डी ने गेटकीपर बनकर कैल्शियम यानी सीमेंट की बोरियों को साइट के अंदर तो पहुंचा दिया, लेकिन अब वो बोरियां जहां तहां पड़ी हैं, रास्तों पर, आने जाने की जगह पर। इससे काम रुक गया है और रास्ते जाम हो गए हैं। ये जाम हुई जगह है आपकी धमनियां हैं। समझ गया। और अब साइट पर दो तरह के कर्मचारी हैं। पहला है ओस्टियोकैल्सिन। इसे हड्डियों का मिस्त्री समझिए। इसका काम है सीमेंट उठाकर हड्डियों की दीवार बनाना, लेकिन ये बड़ा आलसी है, बस सोता रहता है। और दूसरा कर्मचारी कौन है? दूसरा है मैट्रिक्स ग्लाप्रोटीन यानी MGP। ये हमारी धमनियों का सफाई कर्मचारी है। इसका काम है रास्तों में पड़े फालतू सीमेंट के कचरे को साफ करना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये भी आलसी है, इसकी मशीन बंद पड़ी है। मतलब मिस्त्री भी सो रहा है और सफाई कर्मचारी भी काम नहीं कर रहा, तो काम कैसे होगा? यही एंट्री होती है साइट मैनेजर की, विटामिन K2 MK7। वाह। वो सबसे पहले मिस्त्री यानी ऑस्टियोकैल्सिन के पास जाता है और उसे जगाता है, उसे एक्टिवेट करता है। वो कहता है, उठो, ये सीमेंट की बोरियां उठाओ और हड्डियों की दीवार में लगाओ। अच्छा। जैसे ही मिस्त्री एक्टिवेट होता है, वो खून में तैर रहे कैल्शियम को पकड़कर हड्डियों में जमा करने लगता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। वाह, ये तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। तो उसने मिस्त्री को तो काम पर लगा दिया, अब धमनियों में जो कैल्शियम जमा है उसका क्या? बिल्कुल, अब मैनेजर यानी K2 सफाई कर्मचारी MGP के पास जाता है और उसकी बंद पड़ी मशीन को चालू कर देता है। ओके। जैसे ही MGP एक्टिवेट होता है, वो धमनियों की दीवारों पर और रास्तों में पड़े फालतू कैल्शियम के कचरे को साफ करना शुरू कर देता है। अरे वाह। इससे धमनियां साफ, लचीली और खुली रहती हैं और खून का बहाव सही बना रहता है। वाकई हैरान करने वाली बात है।
मतलब विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम को अंदर लाता है, हाँ लेकिन K2 के बिना वो कैल्शियम या तो बेकार पड़ा रहता है या फिर नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, एक गेटकीपर है तो दूसरा ट्रैफिक डायरेक्टर और साइट मैनेजर। ये तो एक परफेक्ट टीम हुई। बिल्कुल सही। विटामिन डी प्लस विटामिन K2 मतलब मजबूत हड्डियां और साफ धमनियां। ये एक सिनर्जेटिक पार्टनरशिप है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ विटामिन डी की हाई डोज लेना क्यों खतरनाक हो सकता है। आप शरीर में सीमेंट की बोरियां तो भरे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला और रास्तों को साफ करने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या ये डी और K2 की जोड़ी सब कुछ है, या इस टीम में और भी कोई है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस कहानी में एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी किरदार है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम? हाँ, अगर K2 साइट मैनेजर है तो मैग्नीशियम वो मैकेनिक है जो विटामिन डी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाता है। मैकेनिक? वो कैसे? देखिए, हम जो विटामिन डी लेते हैं वो पहले शरीर में जाकर अपने एक्टिव फॉर्म में बदलता है। अच्छा। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम के बिना विटामिन डी का इंजन ठीक से स्टार्ट ही नहीं हो पाता और वो उतना असरदार नहीं होता। तो असल में ये तिकड़ी है, डी, K2 और मैग्नीशियम तीनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने विटामिन K1 के बारे में भी सुना है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। क्या वो ये ट्रैफिक डायरेक्टर वाला काम नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे साफ करना जरूरी है। विटामिन K1 और K2 एक ही परिवार के सदस्य तो हैं, लेकिन उनके काम बिल्कुल अलग हैं। विटामिन K1 हमारे लिवर में काम करता है और उसका मुख्य काम है खून का थक्का बनाना। ओके। अगर आपको चोट लग जाए तो खून को बहने से रोकने का काम K1 करता है। उसे आप फर्स्ट एड डॉक्टर कह सकते हैं। और K2? जबकि विटामिन K2 पूरे शरीर में घूमता है और कैल्शियम का ट्रैफिक डायरेक्टर बनता है। तो पालक और दूसरी हरी सब्जियां खाने से आपको K1 तो भरपूर मिलेगा, जो जरूरी है, लेकिन वो आपकी धमनियों से कैल्शियम साफ नहीं करेगा। मतलब उस काम के लिए K2 ही चाहिए? एग्जैक्टली। उस काम के लिए आपको K2 ही चाहिए। तो फिर इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये तो साफ हो गया कि K2 MK7 कितना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी रोज की भारतीय थाली में इस सुपर विटामिन को कहां से पा सकते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। विटामिन K2 MK7 ज्यादातर फर्मेंटेड यानी खमीर उठी हुई चीजों में पाया जाता है, क्योंकि इसे कुछ खास तरह के बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा। और अच्छी खबर यह है कि भारतीय खानपान की परंपरा में इसके कुछ बेहतरीन स्रोत मौजूद हैं, बस अब उनके बारे में जानते नहीं है। जैसे कि? मैं अनुमान लगा सकता हूँ, शायद दही। दही एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन भारत में इसका सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली स्रोत है हवाईजार। हवाईजार? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता। हवाईजार उत्तर पूर्वी भारत, खासकर मणिपुर का एक पारंपरिक खाना है। ओके। इसे सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये जापान के मशहूर नाट्टो जैसा है, जिसे दुनिया में K2 MK7 का सबसे अमीर स्रोत माना जाता है। तो हवाईजार में भी K2 भरपूर होता है? भरपूर। हवाईजार में बैसिलस सब्टिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फर्मेंटेशन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में K2 बनाता है। ये K2 का एक पावर हाउस है। लेकिन हवाईजार तो पूरे भारत में नहीं मिलता होगा। हम जैसे बाकी लोगों के लिए क्या विकल्प है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हवाईजार एक क्षेत्रीय खाना है, लेकिन कुछ आम चीजें भी हैं जिनमें K2 थोड़ी मात्रा में मिल सकता है। जैसा आपने कहा, दही। घर पर जमाया हुआ दही जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो K2 का एक स्रोत हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध है। ये एक प्रैक्टिकल सोर्स है, भले इसमें K2 की मात्रा हवाईजार जितनी ज्यादा न हो। ठीक है, दही के अलावा और क्या? इसके अलावा दक्षिण भारत के पसंदीदा नाश्ते इडली और डोसा। इडली और डोसा, वाह। हाँ, ये चावल और दाल के खमीर वाले घोल से बनते हैं। फर्मेंटेशन की इसी प्रक्रिया में K2 की थोड़ी मात्रा बन सकती है। और ढोकला भी? बिल्कुल। इसी तरह गुजरात का मशहूर स्नैक ढोकला, जो बेसन के खमीर वाले घोल से बनता है, वो भी K2 का एक स्रोत हो सकता है। तो मतलब अगर कोई रोज दही, इडली या डोसा खा रहा है तो उसका काम चल सकता है? ये चीजें निश्चित रूप से योगदान करती हैं, लेकिन यहाँ एक सच्चाई को समझना होगा। इन आम चीजों में K2 की मात्रा हवाईजार के मुकाबले काफी कम होती है। अच्छा। साथ ही ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि बनाने का तरीका क्या है, घोल को कितनी देर फर्मेंट किया गया और उसमें सही बैक्टीरिया थे भी या नहीं। मतलब गारंटी नहीं है। हाँ, तो सिर्फ इन चीजों के भरोसे शरीर की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर कोई सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन डी की ज्यादा डोज ले रहा हो। तो ये तो एक मुश्किल स्थिति हो गई। एक तरफ हमें K2 की सख्त जरूरत है, दूसरी तरफ हमारे आम खाने में वो पर्याप्त मात्रा में है नहीं। हाँ, और यही आज के दौर की पोषण संबंधी चुनौतियों में से एक है। हमारी पारंपरिक डाइट में फर्मेंटेड चीजें बहुत थीं, लेकिन अब प्रोसेस्ड फूड के जमाने में वो कम हो गई हैं। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। चलिए, आज की इस गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा की मुख्य बातें दोहराते हैं। बिल्कुल। पहला, विटामिन डी को अकेले सुपर हीरो न समझें। बिना अपने साथियों के वो हीरो से विलन बन सकता है। सही है। दूसरा, इसकी टीम में दो मुख्य खिलाड़ी हैं, विटामिन K2 MK7 जो कैल्शियम का ट्रैफिक डायरेक्टर है, और मैग्नीशियम जो विटामिन डी का मैकेनिक है। ये तिकड़ी बहुत जरूरी है। तीसरा, K2 कैल्शियम को हड्डियों तक भेजता है और धमनियों से दूर रखता है, जिससे हड्डियां और दिल दोनों सुरक्षित रहते हैं। हाँ,
और चौथा, भारतीय खाने में इसका सबसे अच्छा स्रोत उत्तर पूर्व का हवाई जार है। जबकि दही, इडली, डोसा और ढोकला जैसे फर्मेंटेड खाने में ये कम मात्रा में मिलता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ हड्डियों या विटामिन की बात नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारी खाने की आदतों, हमारी हड्डियों की मजबूती और हमारे दिल की सेहत को जोड़ता है। ये हमें बताता है कि पोषण कितना जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक विटामिन की कमी दूसरे के असर को खतरनाक बना सकती है। बिल्कुल। इसीलिए अगर कोई डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी की ज्यादा डोज ले रहा है तो उसे K2 और मैग्नीशियम के बारे में भी सोचना ही चाहिए, वरना फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व अकेले काम नहीं करते, वे एक टीम की तरह काम करते हैं। हाँ, एक टीम की तरह। एक की मौजूदगी दूसरे की प्रभावशीलता को तय करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने विटामिन डी, K2 और मैग्नीशियम की छिपी हुई साझेदारी को समझा। हमारे शरीर में और कितने ऐसे जरूरी टीम वर्क चल रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। और हमारी सेहत की पहेली के और कितने टुकड़े अभी खोजे जाने बाकी हैं। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प और काम की लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी कई लोगों की सेहत बचा सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर इतनी ही गहराई से जानना चाहेंगे।